पिछले 2-2.5 साल से क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन चुका है। काफी सारे यंगस्टर्स जो है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते आ रहे थे। एक ऑलमोस्ट नई इन्वेस्टर क्लास जो है वो क्रिएट हो गई थी इंडिया में। लेकिन आज से बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज से नए क्रिप्टो टैक्सेशन लॉस जो है वो इफेक्ट में आने वाले हैं। एक समरी देने के लिए आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में अनाउंस किया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉफिट होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% टीडीएस लगेगा सारे ट्रांजैक्शन के सोर्स पर, और साथ साथ जो लॉन्ग टर्म लॉस है उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट। क्या ये बारीकियां हैं, इनका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब समझने के लिए आज हमारे साथ हैं CoinDCX से मनहर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो मनहर। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा दिन है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, तो फीलिंग कैसी है? नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, ऑप्टिमिज्म है? हाउ डज इट फील लाइक? The feeling is slightly mixed because क्रिप्टो में जनरली जो भी पहले से है, राइट, जिनको क्रिप्टो ओजीज कहा जाता है, माना जाता है, जितने भी, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने पिछले कई सालों में बहुत क्रेजी अप्स एंड डाउन्स देखे, राइट। बैंकिंग मैन पकड़ लो आप, जो हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे डिस्कशंस, आई थिंक माइनिंग के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट का एक अलग व्यू था। सो अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड क्रिप्टो जितने भी थे, सब में क्रिप्टो एंथुसियास्ट ने बहुत कुछ देखा हुआ है। सो इस बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को लेके आई थिंक सारे जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिप्टो के इन द इंडस्ट्री, काफ़ी रेजिलियंट प्लेयर्स है। उन्होंने काफ़ी परसिस्टेंस के थ्रू, डिस्पाइट लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने सस्टेन करा हुआ है। एंड एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि वंस अगेन एक और बार देयर इज वन मोर वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन जो कि अभी डील करनी पड़ेगी। जो बारीकियां है वो समझूंगा मैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर भी आऊंगा, बट जो इमीडिएट रिएक्शन था इंडस्ट्री का जब ये नए टैक्स लॉस आए, बिकॉज दो तरह के रिएक्शन आए। एक तरफ थोड़ा ऑप्टिमिज्म था कि चलिए गवर्नमेंट ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज करा है, उसने माना है कि ऐसा कुछ है, बट दूसरी तरफ डर भी था कि क्या इस टैक्स की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। सो वो जो फेज था, टेक मी थ्रू दैट, कि जो शुरू के मे बी 1-1.5 महीने का जो फेज था, जब उसमें इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? सो इंडस्ट्री पहले तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी उसी बात को लेके कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है, एक डेफिनेशन आई है वर्चुअल डिजिटल एसेट। पहली बार हमने देखा कि गवर्नमेंट एक रेफरेंस दे रही है, क्रिप्टो करेंसी नहीं बोल रही है और क्रिप्टो एसेट नहीं बोल रही है, बट उन्होंने बाकायदा एक डेफिनेशन तैयार की है जो काफ़ी डिटेल्ड थी। सो ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। हमें हमें लग रहा था कि कुछ मूवमेंट चल रहा है, और एक्चुअली गवर्नमेंट के एंड से भी एफर्ट आ रहा है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम चैलेंजिंग सिचुएशन ये भी थी कि जो भी टैक्स रूल्स थे जो उस पॉइंट पे रिलीज किए गए थे, जितना जानकारी दी गई थी, उस पॉइंट पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। 30% टैक्स था, द 1% टीडीएस अनाउंस किया गया था, नो सेट ऑफ अगेंस्ट लॉसेस उन्होंने बोल दिया था। उस पॉइंट तक हमारा जो भी लीगल टीम्स, जितने भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे, टैक्स एक्सपर्ट्स थे, उन सबसे जितने भी हमने कंसल्टेशन करी थी, सबका व्यू ऐसे था कि सेट ऑफ नहीं हो सकता है, बट सेट ऑफ इस एसेट क्लास के बाहर के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से नहीं हो सकता है। इस एसेट क्लास के अंदर अगर आपके बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम वर्सेस ऑल्टकॉइन में प्रॉफिट्स लॉसेस हो रहे हैं, तो आप उनको सेट ऑफ कर पाओगे। दैट वाज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जो इनिशियल जो टेक्स्ट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी इंटरप्रिटेशन सब जगह से स्ट्रांगली इंटरप्रिटेशन वैसे ही आ रही थी। कंफ्यूजन जरूर था। सो उस पॉइंट तक आई थिंक थिंग्स वर स्टिल इन अ बेटर शेप। हम लोग सब वाइल थोड़े डिसअपॉइंटेड थे हम, स्पेशली टीडीएस 1% को लेके, बिकॉज जनरली क्या होता है, 1% टीडीएस का मैं आपको ये बता देता हूँ उसका मेन मुद्दा क्या है। इनफैक्ट मेरा अगला कोई सवाल भी यही था आपसे कि 1% जो टीडीएस है, बिकॉज जिससे मेरी इंडस्ट्री में बात हो रही है, हर किसी का ना सबसे ज्यादा जो कंसर्न है
वो ये 1% TDS के अराउंड है। इनफैक्ट मैं एक तो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के CEO का स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, उन्होंने तो कहता था कि हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ना वे, ये 1% TDS लगा के। सही बात है, तो वो क्या बिल्कुल है, सही मतलब बात इतना है। बड़ा कंसर्न ये क्यों है? हाँ सो हेलो, हाँ सो उसका मुद्दा ऐसा है कि कोई भी आप कैपिटल मार्केट पकड़ लीजिए, उस जैसे हमारे इक्विटीज मार्केट है या स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट्स है, उसमें हमेशा दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स जो डे ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, जो एक कैपिटल अमाउंट लेके आते हैं और उस कैपिटल को कई दफा रोटेट करते हैं। इस रोटेशन में वो बहुत ही छोटे 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 प्रॉफिट्स बुक करके मल्टीपल ट्रेड्स में वो अपना ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीके टेक्निक्स यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, हेजिंग करते हैं। वो लोग पूरी तरह से घुसे हुए रहते हैं मार्केट में, मार्केट की पल्स समझ लेते हैं एंड उसको यूज करके बहुत सारे ट्रेड्स, हर एक मूवमेंट को यूज करके, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट को यूज करके वो अपने छोटे 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 प्रॉफिट्स बुक करते हैं, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एक बड़ा सा सम बन जाता है उनके लिए। इन यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली ठीक है, जो ये 1% है, ये इनको हर एक ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। विच मीन्स अगर ये स्टार्ट करते हैं 1 लाख रुपए के कैपिटल के साथ, तो ट्रेड नंबर 1 पे उनका ऑलरेडी 1% चला गया, फिर 1% चला गया नेक्स्ट ट्रेड पे, फिर नेक्स्ट ट्रेड पे, तो ऐसे करते करते बाय द टाइम दे आर ऑन देयर 100th trade, we have estimated that they lose as much as 60% of their capital. तो 60% आपका जो कैपिटल है आप वही डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, वो गवर्नमेंट के पास आपने जमा करा दिया है, तो आप ऑब्वियसली आप पोजीशंस कम ले पाओगे, आप प्रॉफिट्स कम बना पाओगे, आपका कैपिटल ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, आपको एक एडिशनल प्रोसेस लगेगा, वो गवर्नमेंट से रिक्लेम करना होगा, आपको कंप्यूट करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, एंड ये जो पूरा है, ये एसेंशियली ये पूरा हट जाएगा, ये किल कर देगा इस स्पेसिफिक सेगमेंट को। अब ये तो एक छोटा सा सेगमेंट है अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, ऑल्दो इनके वॉल्यूम्स आप अगर देखो तो इनका वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, अपवर्ड्स ऑफ 80% रहता है। ठीक है, सो ओवरऑल मार्केट में जितने भी वॉल्यूम्स आते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या जो ये डे ट्रेडर्स है या आर्बिट्राजर्स है, मार्केट मेकर्स, ये सारे जो ट्रेडर्स है, ये लोग दे अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ वॉल्यूम्स ऑन एनी कैपिटल मार्केट। ओके, तो ये जो है वॉल्यूम्स डिप हो जाएगी। अब इससे क्या होता है, एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। इनको तो प्रॉब्लम हो ही गई, इनको तो चैलेंज हो ही गई, इन्होंने ट्रेडिंग अपनी कम कर दी, इनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, इनका कैपिटल ज्यादा ब्लॉक हो गया। एक जगह पे 1 लाख रुपए से अगर वो एक्स अमाउंट बना सकते थे, आज उनको 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा या 1,60,000 रुपया लगाना पड़ेगा टू गेट दैट सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्लस इनको एडिशनल बर्डन भी बढ़ गया रिपोर्टिंग वगैरह का, एक्सेट्रा का। इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि ये जो ट्रेडर्स थे, ये लोग हमेशा ऑर्डर्स बाय साइड सेल साइड दोनों तरफ डाल के रख रहे थे। तो जब एक नॉर्मल इन्वेस्टर आ रहा था जिसे बिटकॉइन खरीदनी थी या जिसे इथेरियम खरीदना था, वो आके जब अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा था एक्सचेंज पे, तो उसने जैसे ही ऑर्डर प्लेस करा, इन ट्रेडर्स के ऑर्डर्स वर ऑलरेडी इन द ऑर्डर बुक। सो ऑर्डर बुक की जो डेप्थ थी वो काफी बनी हुई थी, एंड एट वॉट एवर प्राइस एक इन्वेस्टर आके खरीदना चाहता है, उसकी ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती थी। ओके, right? Because तुरंत on हो the गया। other side, there were high frequency traders willing to sell. If an investor wanted to buy, there were lots of people willing to sell because they all were doing their day trades. अब in the absence of these sellers on the other side, मैं as an investor अगर आके ऑर्डर डालता हूँ, हो सकता है कि वो ऑर्डर उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं कॉमन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे यंगस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे थे। मान लीजिए एक 20 साल का लड़का है, उसे शायद इतनी निटी-ग्रिटी समझ में नहीं आती है, उसे नहीं पता बैक एंड प्रोसेसेस क्या है, कैसे काम करते हैं। वो शायद क्रिप्टो में या बिटकॉइन में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा था, स्पेशली जो मीम कॉइन्स आ गए थे, डोजे कॉइन है, शिबा इनू है, बिकॉज उसे लग रहा था क्विक मनी, आज मैंने खरीदा कल बेच दूंगा और थोड़े पैसे कमा लूंगा। नाउ सडनली व्हाट ही रियलाइजेस, और ही और शी रियलाइजेस इज दैट कि अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। तो ये कितना बड़ा ब्लो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स। क्या आपने ऐसा ट्रेंड देखा कि जो वो इन्वेस्टर्स थे पहले के मुकाबले कम हो गए, क्योंकि 30% इक्विटीज से भी ज्यादा टैक्स है। अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट पे भी नहीं लगता, आपके म्यूचुअल फंड से भी नहीं लगता। तो कुछ ट्रेंड में बदलाव देखा इसके बाद?
सो ट्रेंड में बदलाव तो हमने देखा है, काफी डैम्पन हो गए स्पिरिट्स, बहुत सारे लोगों के वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हुए हैं हमारे एक्सचेंज पे। सो जनरली ये 30% का भी सिचुएशन ऐसा है कि इसका सबसे बड़ा डिफिकल्ट पीस ये है कि अगर आप 10% इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो, अगर आपकी ओवरऑल इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम क्रिप्टो फिर भी अगर लाई करती है 10% ब्रैकेट में, तो भी बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो गेन यू आर नाउ इन द 30% स्लैब। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, और ये भी हमने गवर्नमेंट के पास हमने रेस किया एंड हमने काफ़ी कोशिश करी, बट हमें ये समझ में आया दैट एसेंशियली गवर्नमेंट इन्हीं स्टूडेंट्स को, उनको कंसर्न्स है कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो जैसे आपने बताया नए नए टोकन्स आ रहे हैं, शिबा इनू आ रहा है, ये सारे टोकन्स आ रहे हैं जिनका मे बी फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए भी एक लेजिटिमेट फियर है कि इनकी जो जनरल पॉपुलेशन है, स्पेशली यूथ है, they should not get addicted by all of these things and they should not get into this. तो मे बी उनका नजरिया वो हिसाब से है, they want to try and keep that एक under जो control. डाउट मैंने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स में जब ये टैक्स लॉज आए, हमारे पास भी लगातार हमारे जो चैनल्स हैं वहाँ पे क्वेश्चंस आते रहते थे लोगों के कि भाई अगर मैंने मान लीजिए 1 लाख के बिटकॉइन खरीदे थे, क्या इसका मतलब है कि मुझे उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो मेरा प्रॉफिट है, मान लीजिए आज उस 1 लाख की वैल्यू 1.5 लाख हो गई है, तो 1.5 लाख पे 30% देना पड़ेगा, या फिर जो 50,000 का जो मार्जिन है प्रॉफिट वाला उस पे देना पड़ेगा? ये अगर आप 50,000, हाँ, सो सिंपली आपका जो प्रॉफिट है, जो गेन है किसी भी वीडीए से, उस गेन पे आपको 30% टैक्स देना और पड़ेगा। ये अगर आपका 1 लाख प्रॉफिट अगर आपको 1 अप्रैल से पहले हुआ हो तब भी, मतलब ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ हो तो भी वो टैक्सेबल होगा? तो भी जरूर टैक्सेबल होगा, बट बहुतों का ऐसे व्यू आ रहा है कि अगर अप्रैल 1 के पहले अगर ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो आप अपना जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आप उतना टैक्स पे कर सकते हो। तो आपको गेन पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और अपना टैक्स कंप्यूट करते हो, तो आपको वो जो गेन है उसको एज अदर इनकम ऐड करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपका जो रिजल्टिंग स्लैब निकलेगा आप उस स्लैब के हिसाब से पे कर सकते हो। दैट इज इन माय व्यू द मोस्ट सेफेस्ट वे टू गो अबाउट डूइंग इट। इन केस फर्दर क्लैरिफिकेशन आता है गवर्नमेंट के साइड से, असेसिंग ऑफिसर के साइड से, तो एटलीस्ट जो भी टैक्स पेयर है उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली होगी एज पर वट एवर इज अवेलेबल in terms of communication from the government. तो ओके, देखिए हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल में तो मतलब एक वेव ही आ गया था क्रिप्टो का इंडिया में, बहुत सारे नए यूजर्स आए, मतलब जिन लोगों ने शायद सुना भी नहीं था कभी क्रिप्टो के बारे में, वो भी आज की डेट में इन्वेस्टर्स थे। Now with all of this happening, there's a lot of uncertainty, there is a lot of doubts among people. तो जैसा आपने बताया कि कई हमने वॉल्यूम में जो है आपने एक डिप देखा है लेटली, सो हाउ डू यू प्लान टू कीप द मोमेंटम? कैसे आप इंश्योर करेंगे कि 2022 कमिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है उसमें भी उसी तरह का मोमेंटम रहे जो लास्ट ईयर था, या कोई नए ट्रेंड्स जो हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सो एक चीज मैं इस पॉइंट पे अगेन दोहराना चाहूंगा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा रेजिलियंट रही है, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन, हम जब अपनी डिस्कशंस करते हैं तो हम हमेशा एक ये बात निकल के आती है कि जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांग है, और जो जो कोर बिलीवर्स है क्रिप्टो के, उनको इतना ज्यादा कन्विक्शन है इस टेक्नोलॉजी में, इसकी पोटेंशियल में, कि उनको यार आप जितना भी मुश्किल दे दो सिचुएशन, वो फिगर आउट कर लेते हैं। तो हमारा इस सिचुएशन के अगेंस्ट भी यही व्यू है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ कपल ऑफ न्यू बिहेवियर्स टू इमर्ज। तो सबसे बड़ा एक चीज जो गवर्नमेंट ने शायद बिना रियलाइज किए एनकरेज कर दिया है, वो इज लॉन्ग टर्म हॉडलिंग। आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स को 1% टीडीएस लगा लगा के मे बी रोक लग रही है, बट एक सिंगल ट्रेड या लो फ्रीक्वेंसी ट्रेड आप महीने में एक बार खरीद रहे हो या हफ्ते में एक बार खरीद रहे हो, आप सिर्फ इन्वेस्ट करके रख रहे हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे हो किसी एसेट को,
तो वो जो बिहेवियर है वो अब ज्यादा एम्पलीफाई होके अगर मैं निकलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस चीज को बोलूं कि मे बी अभी जो होता था कि आज खरीदा कल बेच दिया या एक हफ्ते में बेच दिया, वो शायद कम होगा, लेकिन लोग खरीद के लंबे समय रख के लंबा प्रॉफिट बना के उस पे टैक्स दे देंगे, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ गया, देन यू कैन अफोर्ड टू पे दैट टैक्स एज वेल, राइट? यू विल स्टिल मेक सम प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट, आपने सही उसको ये पेश कर दिया। तो ये एक बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी लॉन्गर टर्म ट्रेड्स जो है ये बढ़ते जाएंगे, और इसको गवर्नमेंट ने एक हिसाब से इसको सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइज कर दिया है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव इनकम होता है जो मतलब आप अगर आपके पास क्रिप्टो एसेट्स है तो आप उसको स्टेक करोगे या आप उसको लेंड करोगे, तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, आप इनकी यूटिलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो Okay. ये तीन चीज़ें बिहेवियर्स है। तीसरा एक बिहेवियर हम देख रहे हैं कि बिकॉज गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इससे टैक्सेशन से लीगैलिटी इलीगैलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आता है, बट बहुतों का जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबका व्यू यही है कि टैक्स भी एक फॉर्म ऑफ रेगुलेशन ही है। एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि इलीगल तो नहीं है। जब आप टैक्स पे करोगे तो इलीगल तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट लीगल एक फ्रेमवर्क में आ गया। हाँ, आई मीन रेगुलेशंस नहीं है, बट एटलीस्ट हाँ, सो टेक्निकली अभी भी गवर्नमेंट एक स्टैंड ले रहा है कि अच्छा। हम बता नहीं रहे हैं, राइट? बट जो उन्होंने एक्शन जो करी है उससे बहुत ही क्लियर है कि जैसे मैं बता रहा था, टैक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कल को जब क्रिप्टो का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा उसमें से सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी उसकी डेफिनेशन, एंड देन उसकी डेफिनेशन के बेसिस पे सारे लॉज लगेंगे। उन लॉज में वन ऑफ द यही मोस्ट मेरा आपसे ना क्रिटिकल इज द आखिरी सवाल टैक्सेशन। है। मेरा आपसे यही आखिरी जी सवाल है कि जब रेगुलेशंस की बात करते हैं और बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भाई रेगुलेशंस आएंगे आएंगे, वो अभी जी। तक तो आए नहीं है। मैं कुछ कहने वाला था कि उसके जैसे हो गए, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, चलो कुछ चीजें नहीं आती हैं, लोग कह के चले जाते हैं। बट क्या एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलेशन से नाउ दैट वी हैव सम क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन? रेगुलेशंस जब भी आते हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं हम लोग एक तरह से खुश है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये एक तरह का रेगुलेशन आ गया। हम फाइनली उस मकाम पर है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, एंड बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मिनिस्ट्रीज के अंदर हो रही है, ऐसा सेंस बनने में आता है। एंड ब्रॉडली तो हमारा एक्सपेक्टेशन अभी कोई भी नया रेगुलेशन या कोई भी नई चीज आप करो तो इनिशियल फ्रिक्शन होता है जरूर, एंड हमें एक्सपेक्टेड था दैट इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आता है तो हो सकता है इनिशियली वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बट हमें ये भी बहुत ज़्यादा अश्योरेंसेस मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओवर टाइम मॉडरेट भी हो जाती है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे जो आईटी मिनिस्टर थे जो है राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने क्लियरली आर्टिकुलेट किया हुआ है दैट वो सब जानते हैं, गवर्नमेंट को पता है वेब3 का इम्पोर्टेंस पता है, उनके कंसर्न्स भी है, एंड वो लेंगे एक अप्रोच लेंगे, स्लोली लेंगे, स्टडीली लेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग अप्रोचेस लेंगे, बट उसको ओवर टाइम रैशनलाइज करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन के साथ हम भी चल रहे हैं, एंड हम भी इन दैट सेम स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस वी विल कंटिन्यू एंड वी ये विल। लेकिन अच्छी बात है, मैंने देखा है पिछले 1-1.5 साल में कि डिस्पाइट सो मेनी सेटबैक्स एक ऑप्टिमिज्म तो मैंने देखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, कि आप लोग लगे हुए हैं, चाहे आप हैं, दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं विद इन द इंडस्ट्री, दे कीप पुशिंग कि एक आइडियल फ्रेमवर्क बने, एक आइडियल एनवायरनमेंट बने फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसीज। थैंक यू सो मच मनहर, बिकॉज आप आज हमसे जुड़े और आपने जो जवाब दिया, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो उनमें से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बिकॉज आई एम श्योर कई लोग तो इंतजार भी कर रहे होंगे 1 अप्रैल का कि ये लॉज इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद देखा जाए इन्वेस्ट करना है नहीं करना। कई लोग शायद जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे शायद ये एक अप्रैल फूल्स डे प्रैंक निकले, बट ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। नए जो टैक्सेशन रूल्स हैं वो आज से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो आई एम श्योर इस पूरी कॉन्वर्जेशन से आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच मनहर फॉर योर टाइम, आप अपने वक्त के साथ, अपने जवाबों के साथ, यू वर सुपर काइंड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
Thank you so much, Manas. Thank you.